ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। ये कार्यक्रम MA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र शास्त्रीय एवं आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत की 5वीं इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की MA समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम टालकाट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अमेरिकन समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा दिए गए विश्लेषण के पूर्व हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया का सामान्य अर्थ क्या है एवं विद्वानों ने सामाजिक क्रिया के बारे में प्रारंभ में क्या कहा। दरअसल प्रत्येक समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते अनेक क्रियाओं को संपादित करता है। ये क्रियाएं उसकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती हैं। व्यक्ति समाज में क्रिया क्यों करता है या सामाजिक क्रिया का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में विद्वानों ने लंबे समय से कुछ न कुछ विचार इस संबंध में प्रतिपादित किए। यूनानी विचारक प्लेटो, उनका मानना था कि समाज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करेगा, व्यक्ति उसी प्रकार की सामाजिक क्रिया करेगा। इसी तरह सुखवादी जो विचारक थे, उनका यह मानना था कि मनुष्य हमेशा दो तरह की क्रियाएं यानी सुख और दुख, इन दो तत्वों से प्रभावित होता है और हमेशा अधिकतम सुख प्राप्ति का प्रयास करता है। समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे का यह मानना था कि समाज की क्रियाएं एक प्रकार की सामाजिक घटनाएं हैं और सामाजिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों से संचालित होती हैं। उन्होंने धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक अवस्थाओं के माध्यम से सामाजिक क्रियाओं के विकास की बात की। इसके बाद समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादन में अन्य विचारों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मैक्स वेबर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक क्रिया के तार्किक पक्ष की बात की
अर्थपूर्ण क्रिया के व्याख्यात्मक बोध को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में स्पष्ट किया और उन्होंने यह बतलाने का प्रयास किया कि सामाजिक क्रिया में कर्ता अन्य व्यक्तियों के प्रति अपनी क्रिया संपादित करता है और उनसे प्रभावित होता है, यानी कर्ता और अन्य व्यक्तियों के बीच में पड़ने वाले प्रभाव और इस प्रभाव का कर्ता के ऊपर भी प्रभाव, इस तरह से जो अर्थ स्पष्ट होता है वह सामाजिक क्रिया का आधार होता है। पार्सन्स ने मैक्स वेबर के इन विचारों को भी अपने सिद्धांत में स्थान दिया। साथ ही समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो, इनका यह मानना था कि समाज में जो क्रियाएं घटित होती हैं उनके दो स्वरूप हैं, एक तार्किक और दूसरा अतार्किक। इनका ऐसा मानना था कि दरअसल किसी भी घटना या क्रिया के संबंध में व्यक्ति का एक सामान्य अर्थ दिमाग में होता है और एक अर्थ वह होता है जो वास्तविक होता है। तो तार्किक आधार पर और अतार्किक आधार पर दो तरह से समाज में क्रियाएं होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति समाज में अतार्किक क्रियाएं करते हैं, ऐसा पेरेटो का मंतव्य था। समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक क्रिया को सामाजिक तथ्य के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। सामाजिक तथ्य, जैसा कि उनका मानना था कि सामाजिक तथ्य में बाह्यता और बाध्यता के गुण होते हैं, यानी सामाजिक घटना के रूप में सामाजिक क्रिया को समझा जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रिया करता है या जैसा उसका व्यवहार होता है समाज में, वह उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। इस तरह से सामाजिक कारकों को, सामूहिक तथ्यों को महत्व देते हुए दुर्खीम ने सामाजिक क्रिया की बात की। टालकाट पार्सन्स ने मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो और दुर्खीम के द्वारा दिए गए विचारों को समन्वित रूप से प्रस्तुत करके सामाजिक क्रिया का एक सम्मिलित क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया एक तरह की प्रक्रिया है। प्रक्रिया, जैसा कि हम जानते हैं, समाज में दोनों तरह की प्रक्रियाएं सदैव संचालित होती हैं, सहयोग करने वाली भी और असहयोगी भी, एकीकरण करने वाली भी सामाजिक प्रक्रियाएं और विभेदीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं भी। सामाजिक क्रिया का जो मौलिक तत्व प्रक्रिया है, दरअसल इसके दो तत्व पार्सन्स ने बतलाए। नंबर 1 कर्ता और नंबर 2 परिस्थिति। यानी कोई भी कर्ता अपने द्वारा जो सामाजिक क्रिया संपादित की जा रही है वह एक निश्चित परिस्थिति में ही संपादित होगी, इस बात के ऊपर पार्सन्स ने बल दिया। इसीलिए उसके सिद्धांत को संदर्भ क्रिया के माध्यम से भी समझा जाता है, यानी एक निश्चित परिस्थिति में ही कोई क्रिया संपादित की जाएगी। व्यक्ति को क्रिया करने की उत्तेजना कहाँ से प्राप्त होती है? कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कि व्यक्ति क्रिया करने के लिए बाध्य होता है या समाज में क्रिया करता है? तो स्वाभाविक है, जैसा कि पार्सन्स ने बतलाया, व्यक्ति की आवश्यकताएं और समाज की परिस्थितियां, ये दोनों ऐसे आधार हैं जिनमें सामाजिक क्रिया घटित होती है। यानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक परिस्थितियों में कार्य करता है। सामाजिक क्रिया के प्रमुख तत्वों को समझाने में पार्सन्स ने 4 महत्वपूर्ण आधार बतलाए। सबसे पहला आधार वंशानुक्रम और पर्यावरण, दूसरा साधन और साध्य, तीसरा आधार है अंतिम मूल्य और चौथा है प्रयत्न। वंशानुक्रम और पर्यावरण,
सामाजिक क्रिया का पहला मौलिक आधार है। दरअसल हर एक व्यक्ति के द्वारा संपादित क्रिया को हम देखते हैं समाज में अलग अलग होती है, उसका ढंग अलग होता है। यानी व्यक्ति किसी सामाजिक परिस्थिति में जब क्रिया करता है तो उन वैयक्तिक कर्ताओं के द्वारा जो भिन्न भिन्न क्रियाएं यदि संपादित होती हैं तो इनके पीछे कारण है वंशानुक्रमण। वंशानुक्रमण दरअसल शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का एक सम्मिलित रूप से स्पष्ट एक ऐसा आधार है जो व्यक्तित्व को तैयार करता है। पार्सन्स का यह मानना है कि पर्यावरण में व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होगा, उसकी क्रिया का स्वरूप भी वैसा ही होगा। यानी मानवीय क्रियाएं निश्चित वंशानुगत लक्षणों के आधार पर और पर्यावरण से प्रभावित होकर संपादित होती हैं। दूसरे तत्व के रूप में इन्होंने बताया साधन और साध्य। प्रत्येक सामाजिक क्रिया की अपनी एक निश्चित प्रकृति होती है। इस प्रकृति का निर्धारण कर्ता के उद्देश्य के आधार पर होता है। जब किसी उद्देश्य को प्राप्त करना होता है तो स्पष्ट है कि साधन और साध्य इन दोनों के बारे में विचार किया जाए। मैक्स वेबर ने, जिनके प्रभाव को टालकाट पार्सन्स ने स्वीकार किया, तार्किक क्रिया में साधन और साध्य इनके तर्कसम्मत दृष्टिकोण को स्वीकार किया था। पार्सन्स का भी यह मानना है कि किसी भी सामाजिक क्रिया में साधन और साध्य ये दोनों के बीच में संतुलन होना आवश्यक है। यानी व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उनके अनुरूप साधन भी होना। जैसे आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं, यह आपका साध्य है, तो इसके लिए साधन जुटाने होंगे। यानी अच्छी तैयारी का प्रबंध करना, अच्छी किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना इत्यादि जो तरीका है, इससे आपकी क्रिया के परिणाम सामने आएंगे। तो जो दूसरा तत्व है वह है साधन और साध्य संबंध। तीसरे तत्व के बारे में पार्सन्स ने बतलाया अंतिम मूल्य। तीसरा तत्व अंतिम मूल्य से अभिप्राय है प्रत्येक सामाजिक क्रिया एक निश्चित आदर्श या मूल्यों के दायरे में संपादित होती है। इसका तात्पर्य है कि चाहे क्रिया किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन उसकी सामाजिक जीवन में उपयोगिता होती है। उपयोगिता कैसे प्रमाणित होगी? जब किसी समाज में उस क्रिया का आधार समाज के मूल्य हो। मूल्य समाज में समाजीकरण के आंतरिकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे जीवन में समाविष्ट होते हैं और फिर हम उन मूल्यों को निरंतर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो पार्सन्स के कहने का अभिप्राय भी यही है कि सामाजिक क्रिया में सामाजिक मूल्य जो होते हैं वे अनिवार्य तत्व हैं। चौथा महत्वपूर्ण अंग है प्रयत्न। पार्सन्स का यह मानना था कि प्रयत्न क्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है। बिना प्रयत्न के क्रिया संपादित ही नहीं हो सकती। यानी प्रत्येक सामाजिक क्रिया किसी न किसी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति करती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्ता को प्रयत्न करना होता है। तो इस तरह हमने ये जाना कि सामाजिक क्रिया के 4 महत्वपूर्ण तत्व वंशानुक्रम और पर्यावरण, साधन और साध्य, मूल्य और प्रयत्न, इनका उल्लेख पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझाने में किया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों की विवेचना पार्सन्स ने अपने सिद्धांत में की है। तो विद्यार्थियों, पार्सन्स ने 3 तरह की सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख प्रकार के रूप में किया है। ज्ञानात्मक सामाजिक क्रिया, भावनात्मक
और मूल्यात्मक। दरअसल यह 3 तरह की अभिप्रेरणाएं हैं जो व्यक्ति को इस तरह की संबंधित क्रिया के प्रति अभिमुख करती हैं। जैसे ज्ञानात्मक क्रिया, सामाजिक क्रिया का यह पहला प्रकार माना जा सकता है। पार्सन्स के अनुसार इस श्रेणी में इनका मंतव्य था कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में जो क्रियाएं करेगा वे ज्ञानात्मक क्रियाएं कहलाएंगी। यानी ज्ञानात्मक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं के गुणों की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है भावात्मक क्रिया। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का जो दूसरा प्रकार भावात्मक क्रिया के रूप में बतलाया, इसके बारे में उनका यह मानना था कि व्यक्ति हमेशा या सिर्फ विवेकशील प्राणी नहीं होता, बल्कि संवेग और भावना प्रधान भी होता है। उसके जीवन में भावनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भावनाएं सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती हैं, तो भावनाओं की संतुष्टि के लिए समाज में रहकर व्यक्ति भावनात्मक संबंध तैयार करता है और इसके आधार पर जो क्रियाएं संचालित होती हैं उन्हें भावनात्मक क्रिया की श्रेणी में रखा जा सकता है। तीसरा जो प्रकार है वह है मूल्यात्मक। मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया दरअसल समाज में मूल्यों से संबंधित होने वाली या संचालित होने वाली क्रिया है। मूल्य दरअसल समाज में निर्देशन का काम करते हैं। व्यक्ति के उद्देश्य या लक्ष्य किस तरह परिभाषित हों, इसके लिए समाज में सुपरिभाषित मूल्यों की व्यवस्था होती है। यह मूल्य धर्म जैसे सामाजिक संस्था के माध्यम से हमारे सामने आते हैं और हर एक सामाजिक व्यवस्था में मूल्यों का अपना एक ढांचा होता है जो संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति सदैव समाज में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है और श्रेष्ठता उसकी प्रतिष्ठा उसके मूल्य अनुरूप क्रिया के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह व्यक्ति सामाजिक क्रियाओं का संपादन मूल्यों की प्राप्ति के लिए भी करता है। तो अभी हमने जाना सामाजिक क्रिया के पार्सन्स के द्वारा बतलाए 3 प्रकार, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यात्मक। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत के जो प्रमुख अंग हैं, भाग हैं जो पार्सन्स ने सुझाए हैं वे क्या हैं। तो अब तक हम यह समझ सके हैं कि समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रिया को दोहराता है। तो स्वाभाविक है कि सामाजिक क्रिया कर्ता, अन्य कर्ताओं, परिस्थिति, उद्देश्य और साधन के आधार पर घटित होगी। एकाधिक वैयक्तिक कर्ता, एक निश्चित परिस्थिति, उसमें निश्चित उद्देश्य और साधन, किस तरीके से उद्देश्य को पूरा किया जाए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि उद्देश्य के आधार पर किन साधनों का चयन कर्ता के द्वारा किया जाए, इसके लिए पार्सन्स ने पूरक सिद्धांत के रूप में एक अलग से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे प्रतिमान विकल्प के रूप में हम जानते हैं। यानी कर्ता के समक्ष हमेशा हर एक सामाजिक व्यवस्था में 2 तरह के विकल्प होते हैं। उन दोनों में से वो किसी एक का चयन करके कार्य करता है। ये 5 तरह के विकल्प जो पार्सन्स ने बतलाए उनका हम क्रमशः यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। सबसे पहला स्वहित बनाम सामूहिक हित। कर्ता के द्वारा समाज में जब क्रिया संपादित की जाती है तो उसके सामने यह विकल्प होता है कि वह क्रिया करते हुए अपने निजी हितों की ओर ध्यान दे या सामूहिक हितों की ओर ध्यान दे। दरअसल समाज व्यवस्था में परंपरागत समाज और आधुनिक समाज, इन दोनों में जैसा कि दुर्खीम के द्वारा यांत्रिक और सावयवी समाज व्यवस्था को बतलाते हुए क्रियाओं की स्वरूप को भिन्न भिन्न आधारों पर स्पष्ट किया,
वैसा ही टालकाट पार्सन्स ने यह बतलाया कि जो परंपरागत समाज होते हैं उनमें व्यक्ति समूह केंद्रित होता है, और जैसे जैसे आधुनिक समाज होते जाते हैं उनमें व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जाता है, यानी निजी हित, स्वयं के विकास, स्वार्थों की पूर्ति, इनके प्रति व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है और इस तरह उसके विकल्पों के चयन का आधार भी बदल जाता है। दूसरे विकल्पों के जोड़े के रूप में इन्होंने बतलाया सार्वभौमिक और विशिष्ट, यानी कर्ता के द्वारा जब क्रिया की जाती है तब उसके सामने पुनः दो विकल्प होते हैं कि वह सार्वभौमिक नियमों का पालन करे या विशिष्ट मूल्यों से प्रभावित हो, जैसे नियुक्ति या निर्णय या किसी ऐसे अवसर पर संबंधित कर्ता के द्वारा अपने निकट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना विशिष्ट हित हो सकता है, जबकि अपने निजी हितों को ध्यान में न रखकर व्यक्तिगत रूप से किसी को लाभ न पहुंचाकर सार्वभौमिक रूप से लिया गया निर्णय क्रिया का सार्वभौमिक विकल्प हो सकता है। इसी तरह से तीसरे विकल्प के जोड़े के रूप में इन्होंने भावनात्मक और भावनात्मक तटस्थता की बात की। सामाजिक क्रिया के संबंधों में दो विकल्प हमेशा होते हैं, और दरअसल संबंधों में भी हम यह देखते हैं कि कहाँ भावात्मक विकल्प का चयन करना है और कहाँ भावनात्मक रूप से तटस्थ होने का चयन करना है। जैसे यदि कोई ग्राहक है और दुकानदार, तो उनके बीच में भावनात्मक तटस्थता होना आवश्यक है, लेकिन यदि मित्र हैं या परिवार के निकट संबंधी हैं तो उनके बीच भावनात्मक संबंधों की विकल्प को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा अन्य दो विकल्पों में पार्सन्स ने अर्जित और प्रदत्त विकल्प की बात की। अर्जित बनाम प्रदत्त विकल्प से अभिप्राय यह है कि सामाजिक क्रिया के संपादन में व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण, योग्यता, कौशल के आधार पर जब क्रियाओं का संपादन होगा तो वह अर्जित विकल्प होगा, लेकिन जब किसी समाज में व्यक्ति के कार्यों की अपेक्षा उसके प्रदत्त पद के आधार पर की जाए, जैसा कि हम जानते हैं परंपरागत भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में निर्धारित जो भूमिकाएं हैं वे प्रदत्त आधार पर परिभाषित होती हैं। तो व्यक्ति के सामने यह विकल्प है कि वह अर्जित परिस्थिति के हिसाब से क्रिया का संपादन करे या प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर क्रिया का संपादन करे। इसी तरह एक पक्षीय बनाम बहुपक्षीय क्रिया के बारे में भी अंतिम विकल्प के रूप में पार्सन्स ने बतलाने का प्रयास किया। जैसे हम यह देखते हैं कि रोगी और डॉक्टर के बीच का जो संबंध है वह एक पक्षीय है, लेकिन माँ और बेटे के बीच जो संबंध है वह बहुपक्षीय है। माँ बच्चे के विकास में उसके विविध पक्षों पर ध्यान देती है। तो कई भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें संबंधों का आधार सिर्फ एक पक्ष होता है, और कई भूमिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें संबंधों का आधार बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो पार्सन्स ने यह बतलाने का प्रयास किया कि एकाधिक वैयक्तिककर्ता जब किसी परिस्थिति में उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो वे साधन का चयन करते हैं। साधन का चयन करते समय उनके समक्ष विकल्प होते हैं। इन विकल्पों को प्रतिमान विकल्प के नाम से जाना जा सकता है। इन प्रतिमान विकल्पों में व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व, अपनी रुचि, सांस्कृतिक निर्देश इत्यादि के आधार पर इनका चयन करते हैं और सामाजिक क्रिया संपादित करते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हमने जाना पार्सन्स के द्वारा सामाजिक क्रिया सिद्धांत की व्याख्या। इसमें हमने यह जाना कि पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में सामाजिक क्रिया को समझाने में किन महत्वपूर्ण आधारों को लिया
तो स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती विचार को, विशेषकर इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा दिए गए सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत का प्रभाव पार्सन्स के द्वारा दिए गए सामाजिक क्रिया सिद्धांत से प्रभावित है और इन्होंने अपने सिद्धांत में इनके सम्मिलित प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक क्रियात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सामाजिक क्रिया को समझाने में विशेष रूप से इनका यह मानना था कि समाज में जो क्रिया घटित होती है उसमें एकाधिक वैयक्तिक कर्ता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करने के लिए बहुत आवश्यक है कि अंतःक्रिया एक निश्चित भौतिक पर्यावरण या सामाजिक परिस्थिति में संपादित हो। इसके लिए साधनों का चयन करना भी आवश्यक है। तो कर्ता के द्वारा संपादित उद्देश्य के आधार पर परस्पर एकाधिक कर्ताओं के बीच में अंतःक्रिया का परिणाम सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में हमें देखने मिलता है। सामाजिक क्रिया के प्रकारों को बतलाने में टालकाट पार्सन्स ने ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मूल्यात्मक क्रिया की बात की। इसके साथ ही इन्होंने कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा के साथ ही साधन के चयन के आधार पर विकल्पों की बात भी प्रस्तुत की, यानी कर्ता के सामने प्रतिमान विकल्प होते हैं। मोटे तौर पर 5 जोड़ों के रूप में इन्होंने प्रतिमान विकल्प को समझाया, यानी स्वहित बनाम सामूहिक हित, सार्वभौमिक बनाम विशिष्ट, भावनात्मक बनाम भावनात्मक तटस्थता, अर्जित बनाम प्रदत्त, एक पक्षी बनाम बहुपक्षी। तो जब भी वैयक्तिक कर्ता समाज में अंतःक्रियात्मक रूप से क्रिया करते हैं तो उनके सामने विकल्पों का चयन करने की स्वतंत्रता होती है कि वे इनमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। संक्षेप में यदि हम जानें तो सामाजिक क्रिया के बारे में पार्सन्स का यह मंतव्य है कि सामाजिक क्रियाएं सदैव ही आदर्शमूलक होती हैं। जब कर्ता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रिया करता है तो विकल्प के रूप में उसके समक्ष सामाजिक मूल्य और आदर्श होते हैं। इसलिए पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को आदर्शमूलक कहा। सामाजिक क्रियाएं विवेकपूर्ण होती हैं क्योंकि कर्ता क्रिया करने के पूर्व विकल्पों का चुनाव साधन और साध्य को ध्यान में रखकर करता है। आलोचकों ने इस बात की आलोचना की है कि सामाजिक क्रिया सदैव विवेकपूर्ण हो। यह सदैव कर्ता साध्य और साधन के बीच में विचार करके ही क्रिया संपादित करे और हमेशा मूल्य और आदर्श से प्रेरित हो। यह संभव नहीं है। सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में भी इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हर एक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है और व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं भी अलग अलग होती हैं। तो आज के सिद्धांत में हमने जाना टालकाट पार्सन्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम पार्सन्स का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ एवं वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी अनुराधा। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।